हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो डेली शेयर ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में बताएंगे हमारे पास्ट का पार्ट 2। तो हमने पहला पार्ट बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जा करके देख लेना। अभी टाइम हो रहा है रात के 2:15। नींद नहीं आ रही थी। पहले थोड़ा सो के उठ गया था, फिर ड्यूटी लग गया था मेरे को। उसके बाद उठ के जो है ड्यूटी करने के बाद फिर नींद नहीं आ रही है। तो जब से यूट्यूब में वीडियोस देखते हुए बैठा था, मेरे वीडियो खुद मैं देख रहा था दूसरे फ़ोन से, तो मैं सोचा कि अभी जो पार्ट 2 है वो भी हम बना लेते हैं इंशाल्लाह। तो चलिए हम सुनाते हैं आपको पार्ट 2 में क्या क्या हुआ हमारे साथ में। उससे पहले कुछ आपको डिटेल्स बोलना है सऊदी अरब के बारे में, जो सऊदी अरब में मौजूद है उनके लिए। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखना लास्ट तक, ताकि आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाए और मेरा पास्ट के बारे में भी पता चले कि मैं सऊदी अरब को कैसे पहुंचा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। तो दोस्तों, सऊदी अरब में रहने वालों के लिए ये 2-3 बातें मैं बताऊंगा। तो अभी जो है सऊदी अरब में बहुत बुरी तरीके से चेकिंग चल रही है। आपको पता होगा या नहीं पता होगा, मैं बता रहा हूँ। आपके दोस्त वगैरह है तो उनके साथ शेयर कर लेना कि क्योंकि अगर कोई बंदा बग़ैर अखामे के बाहर जाता है और कोई जो बैंक में जाते हैं ना, दूसरे के अखामे से जो पैसा भेजते हैं या एक्सपायर अखामा लेकर के जाते हैं, तो वो लोग सावधान हो जाएं भाई, क्योंकि सबको पकड़ के जो है अंदर कर रहे हैं अभी। क्योंकि ये 14 मार्च तक ये लोग सबको साफ़ करने वाले हैं, क्योंकि कफील सिस्टम हटने वाला है, आपको पता होगा। ठीक है। और आपके पास अपशिर अकाउंट रहना ज़रूरी है। तो अगर आपके पास अपशिर अकाउंट नहीं है तो बना के रख लीजिएगा। आप विजिट वीज़ा वाले हैं तो भी आप बॉर्डर नंबर से अपशिर अकाउंट बना सकते हैं। इंशाल्लाह ट्राई कीजिएगा, वो भी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। ज़्यादा से ज़्यादा जो है कोशिश करें कि अखामा नहीं है सो वाले अपने रूमों में रहे, या फिर अगर आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है तो सीधा एम्बेसी को जा करके अपना हुरूब हटवा लें, या फिर यहाँ से वापस चले जाएं, वरना आपको अंदर डाल के बंद कर दिया जाएगा। वो कब भेजेंगे क्या भेजेंगे पता नहीं। अगर वो लोग पकड़ेंगे आपको तो मुश्किल हो जाएगा कि वो लोग कब भेजेंगे, पता नहीं रहेगा। आप खुद से एम्बेसी को जा करके जो है अपने बारे में सुनाइए। आपके ऊपर अगर कोई केस वेस रहेगा तो वो केस को क्लियर कर देंगे, उसके बाद जो है आपको वापस भेज देंगे। तो ये आप ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे पास्ट के तरफ, यानी पास्ट की स्टोरी। पहला पार्ट जो है हमने आपको बता दिया, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा। और आप डेली शेयर व्लॉग यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। रात के 2 बजे वीडियो बना रहा हूं दोस्तों आप लोगों के लिए, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप तबीयत के बारे में पूछेंगे तो तबीयत जो है थोड़ी सी नॉर्मल है, लेकिन मैं ज़्यादा चलता हूँ या ज़्यादा चढ़ता हूँ ऊपर नीचे, या ज़्यादा वेट उठाता हूँ तो जो है दर्द होता है। थोड़ा मक्खी दम कर रही है मक्खी दम कर रही है, देखो। तो दोस्तों वैसे मक्खियाँ यहाँ ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन अभी पता नहीं कहाँ से आ गई है। तो चलते हैं पास्ट 2 की तरफ। यह है कि पास्ट 2 मेरा, जब मैं सऊदी अरब के लिए पासपोर्ट बनाना चाह रहा था, तो मेरे पासपोर्ट के लिए मैंने बहुत कोशिश किया, लेकिन मेरे को किसी ने हेल्प नहीं किया। दोस्तों, जब मैं सऊदी अरब आने के लिए या दुबई जाने के लिए, जहाँ भी मेरे को यानी कि इंडिया छोड़ के निकलना था, तो जो है मेरे पासपोर्ट के लिए बहुत कोशिश किया कि मैं किसको बोलूँ, किसके पास जाऊँ, कौन मेरा पासपोर्ट बनाएगा, पासपोर्ट कैसा बनेगा ये भी नहीं पता था मेरे को। तो भाई बहुत कोशिश कर लिया, मैं अपनों से भी कोशिश किया, दूसरों से भी कोशिश किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। लेकिन एक बंदे ने, मेरा दोस्त है, उसके भाई ने मेरे को एक एजेंट का नंबर दिया था, उसको फिर फ़ोन किया। उसके बाद जो इसके थ्रू मैंने पासपोर्ट बनवाया, वो भी ECR पासपोर्ट बनवाया। क्योंकि 7th का मेरा 7th का जो है क्या बोलते हैं उसको, TC था, उसके मेमो था, उसके ज़रिए मैं पासपोर्ट बनवाया। तो वो ECR पासपोर्ट मेरा बना है। अभी 10th क्लास के बाद बनाएंगे तो ECR पासपोर्ट बनेगा। तो मेरा ECR पासपोर्ट ले करके जो है मैं बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था वीज़ा का। तो मेरे को वीज़ा देने वाला कोई बंदा है नहीं, और मैं किसी एजेंट को पहचानता भी नहीं था, किसी पता भी नहीं था मेरे को कि मैं कैसा सऊदी जाऊँ। और या पहले तो मेरा ख्वाहिश था दुबई का, सऊदी के बारे में मेरे को पता भी नहीं था। दुबई के बारे में पता था क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग दुबई में रहते थे, तो मैं सोच रहा था कि मैं दुबई जाऊं। तो मैंने बहुत कोशिश किया कि सबको बोल के देखा मेरे को वीज़ा चाहिए, मेरे को यहाँ से जाना है, लेकिन किसी ने हेल्प नहीं किया। फिर उसके बाद एक बार मेरे को सऊदी से ऑफ़र आया। सऊदी से ऑफ़र यूँ आया कि तुम पासपोर्ट अपना रेडी रखना और जो है हम वीज़ा आपको भेजने वाले हैं। मेरे लिए वीज़ा तो निकला था, लेकिन वो किसी और को वीज़ा चला गया, किसी और को बुला लिया उन लोगों ने, क्योंकि मेरे से उनकी दुश्मनी हो गई, पता नहीं क्यों। खैर चलो, वो तो हो गया। मैं बोलता हूँ ना, अपने कभी साथ नहीं देते, अपनों के ऊपर कभी भरोसा मत करना। किसी गैर से काम करवा लेना, लेकिन अपनों के ऊपर कभी भरोसा मत करना। चाहे अपनों को बुरा लगने दो, चाहे कुछ भी हो जाने दो। मैं
किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने दम पे हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो है ये बात मैं बता करके रहूँगा। तो दोस्तों जो है बहुत कोशिश किया, पासपोर्ट बना लिया, बनाने के बाद इंतज़ार कर रहा हूँ, 1 साल गुजर गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल के करीब करीब होने को आ रहे, वीज़ा नहीं मिल रहे। तो फिर ऐसे ही क्या हुआ, मैं दुबई के लिए हमारे कुछ लोगों को बताया था कि मेरे को दुबई जाना है, दुबई आना है, मेरे लिए वीज़ा भेज दो प्लीज़, कैसा होता है क्या होता है। तो मेरे को क्या बताते थे आपको पता है भाई, तो दुबई आकर के क्या करेगा, दुबई में बहुत मुसीबतें हैं, बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो इंडिया में ही काम कर ले, तो इंडिया में ही अच्छा है। लेकिन मैं इंडिया में मेरी जो हालत थी, जो मैं परेशानी झेल रहा था, वो उन लोगों को सुनाई नहीं दिया। और वो लोग कभी मेरी हेल्प नहीं करे, कभी मेरी हेल्प नहीं करे, कभी आज तक भी कभी हेल्प नहीं करे। खैर नहीं करे, करने वाला ऊपर वाला है, अल्लाह करीम। तो दोस्तों बहुत कोशिश करने के बाद फिर मैं मेरा दिल टूट गया, मैं छोड़ दिया सऊदी के बारे में, दुबई के बारे में सब कुछ छोड़ दिया। फिर से मैं मेरा वेल्डिंग के लाइन में लग गया। आपको इधर वीडियो देखने को मिलेगा, वीडियो देखना आप, मैं जो वेल्डिंग काम करता हूँ पूरा मैं इंशाल्लाह बताऊँगा। और वो मेरा जो वेल्डिंग का जो मैं चैनल बनाया था इंडिया में, वो चैनल का नाम है अलीफ वेल्डिंग वर्क। आप ये सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में, वो चैनल मिलेगा आपको, उसमें दिख जाएगा मैं क्या क्या काम करता हूँ, इंडिया में क्या क्या काम करता था, अलीफ वेल्डिंग वर्क। तो दोस्तों फिर मैं ऐसे ही अब काम करते करते, मैं पिछले वीडियो में थोड़ा सा बताया था, मेरे दोस्त का फ़ोन आया कि भाई जो है क़तर जा रहे हैं, तो उनकी शॉपिंग के लिए जाना है। तो हम विलेज में थे, विलेज से यानी कि छोटा सा सिटी है, वहाँ से हमको बड़े सिटी में जाना है शॉपिंग के लिए। तो मैं भाई के साथ में जो है हम लोग चारों पाँचों मिल के गए निज़ामाबाद में शॉपिंग हुआ। उसके बाद बिरयानी वगैरह होटल में खा के करके जो है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे जो भाई थे उनका नाम है सरफराज खान, तो वो अब क़तर, अभी तो वो इंडिया में हैं, जब क़तर जा रहे थे उनके साथ में फिर जाने के बाद वापस आए। यानी कि शॉपिंग के लिए जाने से पहले हम एक होटल में बैठे थे चाय पीने के लिए। तो सब लोगों ने चाय पिया, पीते पीते वहाँ पर बात चल रही थी, पीछे साइड की कुर्सी में बात चल रही थी सऊदी की जिक्र की, यानी कि सऊदी के बारे में, कि भाई सऊदी का वीज़ा है, कोई बंदा है तो बताना, हम उसको भेज देंगे, वीज़ा है, वीज़ा रेडी है हमारे पास। तो मेरे कान में वो आवाज़ आई, तो मैं हमारे सरफराज भाई को बोला कि भैया ये किस वीज़े की बात चल रही है। तो उन्होंने मेरे को खुल के बताया। और एक मेरे भाई थे, उनका नाम है समी खान। तो उन्होंने मेरे को बोला भाई वो ड्राइवर का वीज़ा है, क्या तुम जाना चाहोगे, तुम्हारे पास पासपोर्ट है? तो मैं बोला हाँ भैया, मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ, पासपोर्ट मेरे पास रेडी है, मेरे को इंडिया छोड़ के पहले जाना ही इधर से, यहाँ पे मेरे को रुकना नहीं है भैया, प्लीज़ कोशिश करो और मेरे को कैसे भी करके भेज दो। तो जिस बंदे के पास वो वीज़ा था, तो हमारे समी भाई और सरफराज भाई ने उनसे बात किया। बात करने के बाद में बोले कि ठीक है, तुम जा कर के जो है अपना पासपोर्ट लेके आना और ये भाई को दे देना, और ये भाई जो है आपका काम करवा देंगे इंशाल्लाह। तो फिर वहाँ से हम गए, शॉपिंग वगैरह करके फिर रात में वापस आए। आने के बाद फिर मैं वहाँ पे रुक गया, रात में रुक करके जो है सुबह घर को गया। सुबह घर पे नहीं बताया, लेकिन सीधा मैं शॉप को चला गया, क्योंकि जो वेल्डिंग का जो काम होता है, हम वो जो केजविल बनाते हैं, लोहे का पहिया जो बनाते हैं, वो पहिया जो है इमरजेंसी देना था 3 सेट। तो 3 दिन के लिए मेरा बहुत दबा के काम था। तो मैं जो है हमारे जो सेठ थे दुकान के, उनको बोला, लेकिन उन्होंने बोले नहीं आप आओ, पहले ये देना है और जल्दी करना है। तो मैं बोला ठीक है। अब यहाँ से मेरे को वीज़ा वालों के से मेरे को फ़ोन आ रहा है कि भाई आपका वीज़ा चला जाएगा, आप जल्दी आओ। तो मैंने 3 दिन वो वीज़ा रुकाया है। अयूब खान उनका नाम है भाई का, अगर वो भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो माशाल्लाह, चाय की होटल वाले अयूब भाई उनको बोलते हैं। तो वो भाई ने मेरा वीज़ा रोक के रखा था 3 दिन, क्योंकि मेरी किस्मत में था भाई वो वीज़े पे आना। 3 दिन के बाद मैं पासपोर्ट ले गया, ले जाने के बाद पासपोर्ट उनको थमा दिया। मेरे को उसके बाद भी पता नहीं है कि क्या करना है, मेरे को कुछ नहीं पता है, बस आने का पता है, दिमाग में एक ही बात है, मेरे को इंडिया छोड़ के जाना है। तो मैंने फिर 3 दिन के बाद ले करके गया, उसके बाद दे दिया। फिर उनको पासपोर्ट देने के बाद उन्होंने बोला है ठीक है मैं तुमको फ़ोन करूँगा। तो फिर मेरे को 2-3 दिन के बाद फ़ोन आया। फ़ोन इसलिए आया क्योंकि भाई आपको जो है मुफ़ा नंबर के लिए पैसा भरना पड़ेगा, मुफ़ा नंबर निकाल के आपको मेडिकल के लिए बोल देंगे। तो मेरे साथ में दूसरे और एक भाई थे, उनका भी मेडिकल था, मेरा भी मेडिकल था। वो भाई का ऑलरेडी 2 बार पहले अनफिट हो चुका था मेडिकल सऊदी के लिए। तो मैं और वो जो है दोनों मिल कर के हैदराबाद जाना था। तो फिर हम दोनों ही गए, हैदराबाद गए। वहाँ जाने के बाद में जो है सुबह सुबह फिर मेडिकल मेरा और उनका टेस्ट हो गया। होने के बाद वो रिपोर्ट आने तक हमको वहाँ रुकना पड़ता है। तो दोस्तों मेरे को किसी ने जो है मशवरा दिया था कि मेडिकल करने से पहले आप 2-3 नारियल का पानी पी लेना, कच्चा नारियल का।
तो वो मेडिकल यानी कि हॉस्पिटल के सामने ही बंडी लगा के बैठा था बंदा। तो हॉस्पिटल खुलने से पहले एक नारियल, उसके बाद फिर 1 घंटे के बाद ऐसे 3 नारियल मैंने उड़ा दिया वहाँ पर, 3 नारियल पी लिया। उसके बाद जो है मेडिकल गया, उसके बाद अंदर गया, मेडिकल वगैरह सब कुछ टेस्ट हुआ। होने के बाद में फिर वो भाई का भी टेस्ट हुआ। उसके बाद फिर वो भाई का जो है अनफिट निकल गया, अनफिट निकल गया। उनको बोला फिर दूसरे दिन आपका मेडिकल करेगा, दूसरे दिन करेगा मेडिकल। तो हमको उस रात वहाँ पर रुकना था। अब कैसे रुके, हमको तो वहाँ कुछ पता नहीं है और किसी के पास जा भी नहीं सकते वहाँ पर। तो हमने क्या किया, हमारे एक दोस्त थे, उनको फ़ोन किया। उसके बाद वहाँ से जो है उनकी गाड़ी में हम सोए हैं, एक रात गाड़ी में सो करके गुजारे हैं। उनके पास क्वालिस या कोई गाड़ी थी, तो रात जो है वो गाड़ी में हमने सो करके गुजारे। वो भाई ने ही हमको खाना वाना खिलाया था ला करके रात में। फिर सुबह हॉस्पिटल को गए, वो भाई फिर अनफिट हो गए। तो गुस्से में आके बोले चलो अब चलते हैं, मैं अनफिट हो जाऊंगा, मैं फिट नहीं हो सकता। तो मैं बोला ठीक है भाई चलो चलते हैं। फिर वापस हम घर को आ गए। आने के बाद मेरे को वो उनके पास जो जिसके पास मैं काम करवा रहा था, यानी कि मेरा जो वीज़ा का स्टाम्पिंग वगैरह का जो काम हुआ, वो निज़ामाबाद में नटराज टैक्स के पास में ऑफिस है, भारत ट्रेवल्स उसको बोलते हैं। और उनके ज़रिए मुंबई अपना ट्रेवल्स से काम होता है, मुंबई में अपना ट्रेवल्स। तो वो भाई के पास गया, फिर उन्होंने बोले मैं 15-20 दिन में आपको जो है फ़ोन करके बता दूंगा कि आपका टिकट कब करना है। तो फिर मैं घर पे गया। उसके बाद काम पे जाना मैं बंद कर दिया, यानी कि वेल्डिंग काम बंद कर दिया, घर पे रह रहा हूँ। रहते रहते 15 दिन गुजर गए। गुजरने के बाद में दोस्तों फिर मैं जब हमारे गांव के पास में गंगा गुजरती है, तो वहाँ कुछ लोग मच्छी पकड़ रहे थे, मछली। मैं उनके साथ में बैठा हुआ था, तभी मेरे को फ़ोन आता है, भाई आपका टिकट कब करना है। मेरे को ख्याल में भी नहीं है कि टिकट कब करना है। तो फिर मैं बोला ठीक है मैं घर पे जाता हूँ। जाने के बाद हमारे पापा से पूछ के जो है मैं फ़ोन करता हूँ आपको। फिर मैं घर पे गया। जाने के बाद घर वालों को बताया, तो घर पे बोलते हैं इतना जल्दी जाना है, इतना जल्दी। मेरे को जल्दी है, लेकिन हमारे घर वालों को जल्दी नहीं था, क्योंकि घर वालों को उनका बच्चा प्यारा होता है। तो उन्होंने बोला इतना जल्दी चला जाएगा। तो मैं बोला हाँ जाऊँगा, यहाँ रह के क्या करूँ, वहाँ जाऊँगा तो काम कंप्लीट होएगा। मेरे को पता नहीं है कि मैं सऊदी आने के बाद मेरे को क्या काम लगने वाला है और क्या होने वाला है, मेरे साथ कुछ नहीं पता। लेकिन हमारे फादर ने, यानी कि मेरे पापा ने जो है मेरे को एक बात बोला, बेटा यहाँ से तू जा रहा है, लेकिन काम करके वापस आना। अगर ऐसे वापस आ जाएगा तो बहुत बड़ी मुसीबत पड़ जाएगी। क्योंकि दोस्तों वहाँ पर मुसीबत का सामना ये था, मैं जितना भी पैसा लगा करके सऊदी आया, पूरा टोटल तरीके से मैंने कर्जा लिया हुआ था, वो भी 3 रुपया ब्याज से। 3 रुपया मेरे अपनों ने, किसी ने मेरे को साथ नहीं दिया, गैरों ने साथ दिया। मेरे अपनों के पास में कभी अगर मैं जाता भी था तो मना कर देते थे, यानी कि ठुकरा देते थे। इसीलिए मैं अपनों से टूट गया हूँ, टूट गया। टूट करके मैं सऊदी आ गया। तो पूरा खर्चा टोटली ले करके मैं सऊदी के लिए निकल रहा था। तो मैंने अल्लाह का नाम लिया, फिर बोला टिकट मेरा करवा दो। तो फिर ठीक है, टिकट का वहाँ पर हो गया, बात हो गया। उसके बाद उन्होंने बोले भाई जो वीज़ा बंदा भेजा था सऊदी अरब से, तो वो बंदा तो सऊदी अरब में ही था, लेकिन वहाँ पर दूसरे के हाथ में वो पासपोर्ट दे दिया था। अपना पासपोर्ट अपने को लेना है, टिकट तो हो जाएगा ऑफिस में, पासपोर्ट दूसरे आदमी के पास पड़ा हुआ है। तो वहाँ पर जा कर के 20,000 रुपया देना है। तो मैं हमारे पापा को लेकर के जो है गए उनके पास। जाने के बाद बोले भाई पासपोर्ट बताओ। तो वो बंदा क्या बोला मेरे को, आप पासपोर्ट चाहिए आपको, इधर पैसा रखो और ये हाथ से पासपोर्ट लो। जैसे वो मेरे से सौदा कर रहा है, मेरा पासपोर्ट उसके हाथ में है और वो बंदा बोलता है इधर 20,000 रुपया रखो और ये पासपोर्ट लो। हो सकता है उसके साथ धोखा हुआ होगा, किसी ने उसके साथ धोखा वगैरह किया होगा, लेकिन हमने पैसा लेकर के गए थे, पैसा उसके हाथ में दिया। उसके बाद जो है मेरा पासपोर्ट लेकर के घर को गए। फिर ऑफिस से फ़ोन आया, वहाँ जा कर के टिकट ले लिए, पूरा पैसा क्लियर कर दिए। तो मेरे को टोटल 30,000 रुपया लगा था, इमिग्रेशन स्टाम्पिंग वगैरह के साथ में वो 30,000 रुपया लगा था। और 20,000 रुपया 30,000 रुपया टिकट के साथ लगा था और 20,000 रुपया वीज़ा का लगा था और 5,000 रुपया तकरीबन जो है इसका लगा था मेरे को मेडिकल वगैरह का। और जो खर्चा वगैरह है पूरा टोटल मिला के 60,000 तक मेरा खर्चा हो गया था 2012 में। ठीक है, जब ये ECR ECNR का मसला नहीं था। तो दोस्तों फिर उसके बाद जो है मैं घर से निकल रहा था, मेरे आँख से एक भी आंसू नहीं आया, लेकिन मेरे घर वाले तो तड़प तड़प के रो रहे थे, बोल रहे थे भाई तो इतना जल्दी जा रहा है। और मेरी छोटी सी बहन थी, वो भी मेरे लिए बहुत रोई है, बहुत रोई है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को वहाँ से जाना है। मेरी जो छोटी बहन थी वो बहुत छोटी थी, बहुत रो रही थी। मेरे को तब भी रोना नहीं आया, मेरे अम्मी जान भी रो रहे थे और बहुत सारे लोग जो है रो रहे थे, लेकिन मेरे आँख से आंसू नहीं आया, क्योंकि मैं उतना परेशान हो गया था इंडिया में रहते रहते। तो मैं सोचा इंडिया छोड़ के मैं चला जाता हूँ।
जैसे मैं हमारे पापा को वादा किया, सऊदी पहुंच गया। जैसे हैदराबाद, यानी कि मेरा जो फ़्लाइट था हैदराबाद था, हैदराबाद से बम्बई, बम्बई से रियाद। तो पहली बार मेरे को कोई साथी भी नहीं मिला फ़्लाइट में, यानी कि कोई बात करने वाला बंदा, नया नया आ रहा हूँ। जब फ़्लाइट में बैठा तो थोड़ा सा जैसे वो टेक ऑफ करता है तो थोड़ा जब ये अंदड़ी जो होती है वो ऊपर आ गई। ऑलरेडी मैं जो वो झूले होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें बैठ के मेरे को प्रैक्टिस था, तब मेरे को कुछ महसूस नहीं हुआ। जैसे ऊपर जा रहा था मैं ऐसे आंख बंद करके पड़ा हुआ था कुर्सी पे, जो हुए अल्लाह की मर्ज़ी। तो जैसे हैदराबाद से मुंबई का सफ़र था उसमें मैं समझ गया कि हाँ ऐसे होता है। फिर मुंबई से जो रियाद का सफ़र था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह समझ गया। फिर रियाद में जैसे लैंड किया, करने के बाद में एयरपोर्ट में जो है लेने के लिए मेरा कफ़ील या कोई जो वीज़ा भेजा था वो बंदा आने वाला था, कोई नहीं आया। इंशाल्लाह ये पार्ट जो है इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो रहा है। तो मैं इंशाल्लाह दूसरा यानी कि तीसरा पार्ट बताऊंगा मेरे पास्ट का, और सऊदी में आने के बाद मेरे साथ क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, इंशाल्लाह मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, अगर आप डेली शायरी व्लॉग यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम, मास्सलामा, अल्लाह हाफिज़।